हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है। हियर वी विल डिस्कस अबाउट यूजीसी नेट 2022। मैं आपके लिए क्लास नंबर 4 लेके आई हूँ पेपर 2 कॉमर्स सब्जेक्ट की। अभी जो हमारी यूनिट नंबर 1 है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, वो चल रही है, जिसकी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है और आज हमारी 4th क्लास है। इस क्लास में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉन्सेप्ट्स, उसके हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ट्रेड बैरियर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ग्लोबलाइजेशन टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए आज बढ़ते हैं हमारे टॉपिक ट्रेड बैरियर्स, व्यापार बाधाओं के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, अपडेट या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फिलर फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप को, इंस्टाग्राम चैनल को और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, साथ ही साथ जो आपका फिलर फॉर्म है उसकी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपको मिल सकेंगे फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQs एंड फ्री बुक्स। जाके आप वहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारे शेड्यूल है उनको देख लो। पेपर 1 की जो क्लासेस होती हैं वो 9 AM, 11 AM और 2 PM रहती हैं और पेपर 2 के हिंदी की 12 PM, हिस्ट्री की 1 PM और कॉमर्स की जो आज चल रही है वैसे ही हर डे 3 PM रहेगी और साथ ही साथ मैनेजमेंट की रहती है आपकी 9 PM। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस, ये भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं 17 जनवरी से। तो जो भी स्टूडेंट्स इनकी क्लासेस लेना चाहते हैं वो इन टाइम को नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। यहाँ पे मैं अपनी हैंडमेड बनाए हुए नोट्स के थ्रू आपको जो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड बैरियर्स यानी व्यापार की बाधाएं, उनके बारे में बता देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बेसिक से समझते हैं क्या होता है। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आई होप हमने 1st क्लास में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, बिजनेस के बारे में समझ लिया था, तो आप सबको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, एक तो आपका होता है इंपोर्ट यानी कि आयात, जहाँ पे सामान को आप क्या करते हैं एक देश से मंगवाते हैं अपने देश में, और एक होता है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, आप क्या करते हैं अपने देश के सामान को दूसरे देश में बेचते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अब एक देश या एक देश की गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि उसका ज़्यादा इंपोर्ट होना चाहिए कि ज़्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप सबको एक बात बताती हूँ। आपको पता है हर एक कंट्री की रैंकिंग डिसाइड होती है। वो किस बेस पे होती है कि कितना रिजर्व उसके पास फॉरेन करेंसी का अवेलेबल है। फॉरेन करेंसी मतलब कि जो दूसरे देश की मुद्रा है ना, वो आपके देश में कितनी इकट्ठी रिजर्व में रखी हुई है, उस हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में कैसे आएगी? अगर हम इंपोर्ट करेंगे तब आएगी या फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे तब आएगी? बताइए स्टूडेंट्स। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे देश की जो करेंसी, जो रुपी है, वो तो दूसरे देश में जाएगी ना। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे यानी अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचेंगे, तभी तो जो फॉरेन कंट्री है वो हमें पैसे देंगी, अपनी करेंसी हमें देगी। तो उससे क्या होगा, दूसरे देश की जो करेंसी है वो हमारे देश में आ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। राइट स्टूडेंट्स,
तो गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट या हर देश के जो कंट्री के मेंबर्स है वो क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंपोर्ट को तो रोकें और अपने जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएं, ताकि हम रिज़र्व में अपनी करेंसी को रिज़र्व कर सके, जो फॉरेन करेंसी है उसको, और साथ ही साथ रैंकिंग में हमारी देश का नाम ऊपर आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब इंपोर्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक देश की गवर्नमेंट क्या करेगी, वो लगाएगी बैरियर्स, कुछ रुकावटें ऐसी पैदा करेगी जिससे क्या हो कि एक देश के जो लोग हैं, बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, वो क्या करें, कम इंपोर्ट करें, यानी रॉ मटेरियल भी अपने देश का ज़्यादा यूज़ करें और दूसरे देश का कम इंपोर्ट करें, यानी किसी और देश से कम मंगवाए और अपने देश का ही ज़्यादा यूज़ करें, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो चाहे वो रॉ मटेरियल हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगा दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, बैरियर्स। बैरियर्स मीन्स रुकावटें या बाधाएं लगाई जाती है। ठीक है, अब ये जो बाधाएं हैं ये 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है आपका टैरिफ बैरियर और एक होता है आपका नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, 2 टाइप के आपके बैरियर होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। अब टैरिफ बैरियर में क्या होता है कि आपका जो, मान लीजिए पर्टिकुलर आपका जो कोई सामान है, आपको क्या करना है, किसी दूसरे देश से मंगवाना है। ठीक है, तो वो सामान 100 रुपीज़ का है। ठीक है, तो पहले उस पर कितनी लगी हुई थी, इंपोर्ट ड्यूटी। जब हम कोई टैक्स लगाते हैं, जब हम कोई सामान किसी दूसरे देश से खरीदते हैं, तो खरीदते टाइम हमें जो सामान है उसका पैसा तो देना ही होता है, साथ में उसके ऊपर टैक्स लगता है जिसका नाम होता है इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो भी हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए 10% आपका क्या था, इंपोर्ट ड्यूटी था और 100 रुपये का आपका सामान था, तो टोटल आपको कितने रुपये देने पड़ रहे थे, 110 रुपये आपको एक सामान के देने पड़ रहे थे। पर अगर गवर्नमेंट को इंपोर्ट को कम करवाना होगा तो उसमें वो बाधा उत्पन्न करेंगे और क्या करेंगे, 10% की जगह जो आपका टैरिफ है वो आपका 100% लगा देंगे। ठीक है, तो अब वो सामान जो पहले 100 रुपये का था और उस पर 100 रुपये और क्या लग गया, आपका टैक्स यानी इंपोर्ट ड्यूटी लग गया। तो 100 + 100, जो सामान आप पहले 110 रुपये में परचेज कर रहे थे, किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसी सामान को आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, उस सामान को आपको परचेज करने में, अपने देश में इंपोर्ट करने में। तो हो सकता है कुछ लोग सामान दूसरे देश से खरीदना बंद कर दें और अपने देश के संसाधनों का ही यूज़ करके, लिमिटेड उसी रिसोर्सेज का यूज़ करके अपना सामान बनाए। तो ये बात हुई जो आपका टैरिफ बैरियर है उसकी। अब देखिए टैरिफ बैरियर में क्या होता है, आपका इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर। पहले जो सामान आपका 110 का था वो कितने का हो गया, 200 रुपये का हो गया। तो टैरिफ बैरियर से प्राइस इफेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये बात थी टैरिफ बैरियर की। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टैरिफ बैरियर की। नॉन टैरिफ बैरियर में गवर्नमेंट क्या करती है, कोटा फिक्स कर देती है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ 100 या 1000 फिक्स यूनिट्स वो डिसाइड कर देती हैं कि इतनी ही यूनिट आप खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा आप यूनिट ही नहीं खरीद सकते हो। मान लीजिए अगर आपको राइस खरीदना है तो आपको 100 किलो राइस ही एक बार में जो ड्यूरिंग पीरियड होगा उसमें आप खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा आपको रोक लगा दी गई है, आप नहीं खरीद सकते हो। तो नॉन टैरिफ में ये होता है, जिसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट की जगह क्या होगा, क्वांटिटी होगा, इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी पे यानी जितनी मात्रा उन्होंने डिसाइड की है उतनी ही क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश से इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले उसमें देखो टैरिफ में तो सिर्फ क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन हम उसे परचेज तो कर पा रहे हैं ना, लेकिन नॉन टैरिफ में जितनी डिसाइड कर दी उसके बाद में हम कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं उस क्वांटिटी के बाद। तो ये दोनों डिफरेंस है
टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स में। तो यहाँ हमने बात की है टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर की। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट, एक देश की गवर्नमेंट क्या चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है ताकि जो फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आए। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंसेंटिव देती है। ठीक है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको इंसेंटिव देती है। ठीक है, तो ये जो इंसेंटिव है, ये जो एक्सपोर्ट होता है गुड्स का उस पे भी दिया जाता है, और जो एक्सपोर्ट होता है सर्विसेज का उस पे भी दिया जाता है। यानी जो वस्तु का जो निर्यात होता है उस पे और जो सेवाओं का निर्यात होता है उस पे। ठीक है, तो जो वस्तुओं का जो निर्यात होता है उस पे जो इंसेंटिव दिया जाता है वो होता है आपका MEIS, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, यानी वस्तु का निर्यात फ्रॉम इंडिया स्कीम, ऐसा समथिंग है। मैंने इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म लिखा है MEIS, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्केंटाइज का मतलब है गुड्स, मर्केंटाइज मतलब वस्तु या गुड्स ही होता है। ठीक है, फिर जो सर्विस का एक्सपोर्ट होता है उस पर जो आपको इंसेंटिव मिलता है वो कौन सा मिलता है, SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों इंसेंटिव मिलते हैं आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इंपोर्ट को गवर्नमेंट क्या करती है, रोकना चाहती है, जिसके लिए वो बैरियर्स लगाती है, बाधाएं लगाती हैं दो टाइप की, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, प्राइस पे पड़ता है। जो चीज़ 100 रुपये की है 110 रुपये की है तो ज़्यादा टैरिफ लगाने के बाद वो कितनी हो जाएगी, 200 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, और जो नॉन टैरिफ बैरियर है उस पर किसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्वांटिटी का, यानी पर्टिकुलर क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है कि 100 किलो आपको चावल सिर्फ आयात करने हैं पर्टिकुलर टाइम में। तो ये हो गए टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे ही गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गुड्स और सर्विसेज दोनों पे इंसेंटिव प्रोवाइड करती है जो आपके होते हैं MEIS और SEIS। आई होप अच्छे से आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में समझ में आ गया, टैरिफ, नॉन टैरिफ और एक्सपोर्ट के इंसेंटिव के बारे में। तो चलिए टैरिफ के बारे में हम और भी चर्चा कर लेते हैं डिटेल में, और उसके बाद नॉन टैरिफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं टैरिफ बैरियर्स। शुल्क बाधाएं। कोई भी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर क्या लगा दिया जाता है, शुल्क लगा दिया जाता है ताकि इंपोर्ट कम किया जा सके। ठीक है, तो जो शुल्क लगाया जाता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर, इस बारे में हमने बात कर ली है। अब जो टैरिफ हैं, जो शुल्क बाधाएं हैं, उनको डिवाइड किया गया है 4 आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर टैरिफ कैसे लगाया जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप से आपका टैरिफ लगता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि निर्यात शुल्क और इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क। टैरिफ के रिगार्डिंग जो भी टैक्स लगाए जाते हैं उनको हम इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, निर्यात शुल्क और आयात शुल्क। एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी निर्यात शुल्क आपका तब लगाया जाता है जब कोई आपका सामान बन के रेडी हो जाता है, किस लिए, दूसरे देश में बेचे जाने के लिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती है वो बहुत कम लगाई जाती है क्योंकि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है, पर इसके लिए एक मिनिमम जो ड्यूटी है, मिनिमम जो टैक्स है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और जो इंपोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क है वो लगाया जाता है
ऐसे सामान पे जो हम आयात कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक देश किसी दूसरे देश से एक सामान को आयात कर रहा है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा उसे हम बोलेंगे इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क। ये जो टैक्स है ये बहुत ज़्यादा लगाया जाता है आयात पे। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम कम से कम इंपोर्ट कर सकें और जो हमारे देश के संसाधन हैं उनका हम ज़्यादा यूज़ करें, इसलिए इस पे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क आपका ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा उत्पत्ति यानी बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। अब सेकंड जो पॉइंट है टैरिफ बैरियर्स का, वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के आधार पर, योग्यता के आधार पर कौन कौन से टैरिफ लगाए जाते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका स्पेसिफिक ड्यूटी यानी विशिष्ट कर्तव्य लिखा है इसमें, लेकिन ये विशिष्ट शुल्क माना जाएगा, ठीक है। अब विशिष्ट शुल्क यानी स्पेसिफिक ड्यूटी कैसे लगता है मैं आपको समझाती हूँ। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी यानी मात्रा डिसाइड कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए राइस की 2 किलो जो राइस की क्वांटिटी है उस पे आपका एक टैरिफ डिसाइड कर लिया जाता है कि इतना परसेंटेज इस पे आपका क्या लगेगा, स्पेसिफिक ड्यूटी लगेगी। यानी वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ना कि प्राइस के अकॉर्डिंग। आपको समझ में आया? जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश से हम आयात कर रहे हैं, कितना, हम 2 किलो राइस वहाँ से आयात कर रहे हैं, या फिर हम आयात कर रहे हैं, चलो मान लीजिए 100 किलो 100 kg हम आयात कर रहे हैं, तो उस पर डिसाइड होगा कि पर 2 किलो पे आपका इतना स्पेसिफिक ड्यूटी लग जाएगा, और उसी अकॉर्डिंग जो आपका टोटल जो स्पेसिफिक ड्यूटी है वो निकल के आएगा और उसको आपको पे करना पड़ेगा प्राइस के साथ, ठीक है। तो यहाँ मात्रा यानी जो गुड्स है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उस पे फिर आपका टैक्स लगता है, उस पे आपकी स्पेसिफिक ड्यूटी लगती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका एड वैलोरम ड्यूटी यानी यथा मूल्य शुल्क। नाम से समझ में आ रहा है ये लगता है आपका प्राइस के ऊपर, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। मान लीजिए कोई वस्तु आपकी 100 रुपये की है, उस पे आपका ऐड कर दिया कि आपकी जो एड वैलोरम ड्यूटी है यानी टैक्स लगेगा आपका 10% या 20%, जैसे भी 100 पे 10% जो आपका डिसाइड हुआ है वो आपकी होगी एड वैलोरम ड्यूटी यानी यथा मूल्य शुल्क, जो प्राइस यानी वस्तु का जो मूल्य है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। स्पेसिफिक ड्यूटी लगाई जाती है वस्तु की मात्रा के अकॉर्डिंग, और जो एड वैलोरम ड्यूटी है वो लगाई जाती है वस्तु की प्राइस के अकॉर्डिंग यानी वस्तु के मूल्य के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड है आपका कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी, संयुक्त या मिश्रित शुल्क। अब इसमें कैसे टैरिफ या टैक्स लगाया जाता है, वो आपका लगाया जाता है दोनों के आधार पर, यानी हो सकता है आपका मात्रा के आधार पर भी लगा दिया जाए, या हो सकता है आपका जो मूल्य है उस हिसाब से भी लगा दिया जाए, या हो सकता है दोनों को मिला के, यानी पहले क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और उसी में ऐड कर देंगे प्राइस के अकॉर्डिंग। दोनों को मिलाकर आपका जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 बेसिस आपके थे। फर्स्ट था आपका उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर, और सेकंड था आपका क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के आधार पर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर किन किन तरीकों से टैरिफ यानी कि शुल्क लगाया जाता है। फर्स्ट है आपका रेवेन्यू टैरिफ यानी राजस्व शुल्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये किस उद्देश्य से लगाया जाता है? अगर किसी देश की गवर्नमेंट को अपने खाते में पैसे यानी आय इकट्ठा करनी होती है, अपना राजस्व बढ़ाना होता है, तो वो क्या करती है, ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयातों पे ज़्यादा टैक्स लगा देती है, ठीक है। उसे हम बोलेंगे राजस्व शुल्क, रेवेन्यू टैरिफ।
नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव टैरिफ यानी कि सुरक्षात्मक शुल्क। अगर कोई देश अपने देश के संसाधनों की सुरक्षा करना चाहता है तो उस सुरक्षा के रिगार्डिंग वो कौन कौन से जो ड्यूटी या टैक्स या टैरिफ लगाता है उसे ही हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ, सुरक्षात्मक शुल्क। तो जो प्रोटेक्टिव टैरिफ हैं वो दो टाइप से यानी दो तरीक़ों से लगाया जाता है। फर्स्ट है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या आप सबको डंपिंग का मीनिंग पता है? अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। डंपिंग ऐसी स्थिति होती है जब कोई फॉरेन कंट्री अपने माल का प्रचलन करने के लिए अपने गुड्स का या सर्विसेज की मार्केट में पकड़ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको फेमस प्रचलित करने के लिए क्या करती है, जितनी उनकी कॉस्ट आती है ना उससे भी कम प्राइस में अपने जो गुड्स या सर्विसेज हैं उनको सेल कर देती हैं, उनका क्या कर देती हैं, एक्सपोर्ट कर देती हैं। मान लीजिए किसी देश ने हमारे यहाँ पे बहुत कम प्राइस में कोई चीज़ क्या कर दी, एक्सपोर्ट कर दी और इंडिया ने वो चीज़ क्या कर ली, खरीद ली। तो इससे क्या होगा, हमारे देश के जो लोग हैं वो जो उनको प्राइस अगर कम लगेगा तो वो उस वस्तु को खरीदना प्रेफर करेंगे और जैसे जैसे उपभोक्ताओं को उस वस्तु की आदत हो जाएगी वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने प्राइजेस को बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे देश की डोमेस्टिक जो कंपनीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और उनकी जो डिमांड है उन कंपनीज़ की डोमेस्टिक की धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, डंपिंग बोलते हैं। कि जब कोई देश किसी सामान का कॉस्ट से भी नीचे यानी उसकी कॉस्ट भी नहीं निकल रही है फिर भी वो कम मूल्य में अपना सामान दूसरे देश में बेच रहा है बहुत कम प्राइस पे, तो उसे हम बोलेंगे डंपिंग। ठीक है, तो डंपिंग की स्थिति को रोकने के लिए, उसका सुधार करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। कौन सी ड्यूटी लगा देती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है इसके लिए। ठीक है, अगर कोई सामान वहाँ से बहुत कम मूल्य पे बेचा जा रहा है लेकिन जब वो यहाँ पे आयात होके आएगा ना उसकी रेट सेम कर दी जाएगी इस अकॉर्डिंग कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम ना रहे, तो उसमें क्या ऐड कर दी जाएगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आपका डंपिंग रोधी शुल्क उस पर लगा दिया जाएगा जिससे डंपिंग की स्थिति से देश को सुरक्षा मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, ऐसे ही जो प्रोटेक्टिव जो टैरिफ है उसमें नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी, प्रतिकारी शुल्क। इसे ध्यान से सुनिएगा, ये होता तो एंटी डंपिंग ड्यूटी की तरह ही है लेकिन इसकी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें क्या करता है, एक देश की जो सरकार है, मान लीजिए यूएसए की सरकार है, वो बोलती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर गुड, कोई भी एक गुड हम डिसाइड कर लेते हैं, उसको हम आपको सब्सिडी देते हैं और आप उसे दूसरे देश में बहुत कम रुपए में उसे क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, उसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। उसके लिए हम आपको सब्सिडी यानी अनुदान दे देंगे, जितना भी आपका कॉस्ट निकलेगी वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप अपने देश के, हमारे देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो है बहुत कम प्राइस पे दूसरे देश को इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, बेच दीजिए। ठीक है, तो इससे भी वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी हमारे देश में। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या करता है, जो देश आयात कर रहा है ना वो पहले ही ड्यूटी लगा देता है। कौन सी ड्यूटी लगा देगा वो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, प्रतिकारी शुल्क उस वस्तु पे लगा देगा। तो वो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका प्राइस वही सेम हो जाएगा जो आपका वहाँ पे कम हुआ है, जिससे क्या होगी, डंपिंग की स्थिति पैदा नहीं होगी और जो डोमेस्टिक जो कंपनीज़ हैं उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
इससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी देश को। तो ये दोनों प्रोटेक्टिव टैरिफ हैं आपके, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वैलिंग ड्यूटी। आई होप दोनों आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट बेसिस पे, जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन, व्यापार संबंधों के आधार पर। इसका मतलब क्या है कि आपकी कंट्री का दूसरे देशों के साथ किस प्रकार का संबंध है, उसके अकॉर्डिंग जब कोई टैरिफ या शुल्क लगाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। तो इसके हिसाब से दो टाइप के आपके शुल्क लगाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका सिंगल कॉलम टैरिफ और सेकंड है आपका डबल कॉलम टैरिफ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सिंगल कॉलम टैरिफ को। इसमें क्या होता है, हर एक देश के लिए समान रूप से मतलब इक्वली क्या करा जाता है, शुल्क लगाया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि इसके साथ संबंध ऐसा है तो ऐसा लगाते हैं, नहीं, किस प्रकार का भी रिलेशन हो लेकिन उसमें इक्वल यानी समान ही क्या लगाया जाएगा, शुल्क लगाया जाएगा आयात पर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका डबल कॉलम टैरिफ। इसमें क्या किया जाता है, आपके दो टाइप के शुल्क निर्धारित किए जाते हैं। एक की रेट आपकी थोड़ी कम रहती है और एक की ज़्यादा रहती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, तो जिन देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं उनके लिए क्या किया जाता है, थोड़ा कम शुल्क लगा दिया जाता है। ठीक है, और बाकी बचे हुए जो देश हैं उनके साथ आपको ज़्यादा शुल्क लगा दिया जाता है। इस तरीके से आपका डबल कॉलम टैरिफ इसमें लगाया जाता है। ठीक है, कुछ देशों के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि कोई बात नहीं, आप अपने देश को एक्सपोर्ट बढ़ाइए, हम अपने जो शुल्क हैं उसको क्या रखेंगे, मिनिमम रखेंगे, और बदले में आप भी जो अपनी तरफ से जो शुल्क है उसको भी मिनिमम रख देना। तो इससे दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उन देशों के साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे होते हैं। इस वजह से उनके लिए हम क्या कर देते हैं, मिनिमम शुल्क को रख देते हैं, और बाकी बचे हुए देशों के साथ वो जो मैक्सिमम शुल्क है वो लगा दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे जिनके आधार पर टैरिफ या शुल्क लगाया जाता है। आई होप ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ है कि टैरिफ बैरियर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन टैरिफ बैरियर, गैर टैरिफ बाधाएं। ये क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था, These barriers do not affect the price of the imported goods, but only the quantity of imports. नॉन टैरिफ जो बाधाएं हैं, गैर टैरिफ बाधाएं, वो आयातित माल की कीमत यानी प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं करती है, बल्कि किसको इफ़ेक्ट करती हैं, आयातित माल की मात्रा को इफ़ेक्ट करती हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि आपका पर्टिकुलर क्वांटिटी डिसाइड कर दी जाती है कि आप इस पीरियड में सिर्फ 1000 kg राइस है, उतना ही आप क्या कर सकते हैं, किसी देश से आयात कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई आयात नहीं कर सकते हैं चावल से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी क्वांटिटी निर्धारित कर दी गई है, उसके बाद आप कोई आयात नहीं कर सकते हैं। वो आपके होते हैं कौन से, नॉन टैरिफ बैरियर्स, गैर शुल्क बाधाएं। अच्छे से समझ में आया। अब देखते हैं कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो किन किन तरीक़ों से लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कोटा सिस्टम, या जिसे बोल सकते हैं कोटा प्रणाली। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका निर्धारित कोटा फिक्स कर दिया जाता है। वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी लिमिटेड कर दी जाती है कि इस कमोडिटी का आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ किसके अंदर आती है, कोटा सिस्टम, कोटा प्रणाली के अंतर्गत आती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, उत्पाद मानक।
एक देश की गवर्नमेंट क्या करती है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके मानक प्रमाप डिसाइड कर देती है कि आपके देश का जो प्रोडक्ट है उसमें ये प्रमाप होने चाहिए, यानी एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए आपके जो गुड्स हैं उनका। अगर वो जो हमने स्टैंडर्ड्स बताए हैं वो आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं तब तो आप उन्हें आयात कर सकते हैं, यानी हमारा देश उन्हें आयात कर पाएगा। और अगर वो स्टैंडर्ड्स उसमें नहीं है वो प्रमाप, तो हम आयात यानी ये देश की जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए बाध्य करेगी कि आपको उस प्रोडक्ट का आयात नहीं करना है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन अगर हो जाता है तभी आयात हो पाता है। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के माध्यम से भी, उत्पाद मानक के माध्यम से भी जो गवर्नमेंट है वो नॉन टैरिफ बैरियर यानी गैर टैरिफ बाधा उत्पन्न कर देती है पर्टिकुलर आयात को लेके। ओके स्टूडेंट्स, फिर है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, घरेलू सामग्री आवश्यकता। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो इंडिया है, उसकी गवर्नमेंट जो बिजनेस है, कंपनीज हैं, उनको क्या बोलेगी कि आपको क्या करना है, जो देश में उपलब्ध संसाधन है ना उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। और इसमें हम आपको अनुदान देंगे, सब्सिडी दे देंगे, आपकी सहायता करेंगे उन तरीकों में जिससे आपको क्या ना करना पड़े, आपको दूसरे देश से किसी संसाधन का, किसी कच्चे माल का आयात ना करना पड़े। तो कुछ साधनों को वो फिक्स कर देती हैं कि ये आपको अपने स्वयं के देश से ही आपको लेके फिर प्रोडक्शन करना होगा, इनका आप दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो नॉन टैरिफ बैरियर लगता है वो होता है आपका डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, घरेलू सामग्री आवश्यकता, यानी आप घरेलू संसाधन का ही उपयोग करके क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, दूसरे देश से उसका आयात नहीं करोगे। इसके लिए बैरियर लगा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट लेबलिंग, उत्पाद की लेबलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नेशंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए यूएसए से हमारी यहाँ कुछ इंपोर्ट हो रहा है, यानी हम कुछ खरीद रहे हैं कुछ प्रोडक्ट यूएसए से, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इस पे अवरोध उत्पन्न किया जाए। तो वो क्या करेगी, यूएसए को बोल देगी कि जब तक आपके प्रोडक्ट पर हमारे देश की लैंग्वेज में लेबल नहीं लगाया जाएगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर, तब तक हम उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, कुछ एक्सपोर्ट करने वाले राष्ट्रों को असुविधा हो सकती है और ये चीज़ इंपोर्ट करने में बाधा उत्पन्न करती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट लेबलिंग के माध्यम से किस तरीके से अवरोध पैदा करके इंपोर्ट को कम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स। कुछ इंपोर्ट करने वाले नेशंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट उनकी बोल देती है कि जो भी सामान आप इंपोर्ट करने वाले हैं उन प्रोडक्ट्स की जो पैकेजिंग है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उन्हें फिर से रिसाइकल किया जा सके, जो हमारे जो पर्यावरण है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक ना साबित हों। यानी कुछ कुछ पैकेजिंग के पैकेट्स ऐसे होते हैं जिनसे बहुत असुविधा होती है पर्यावरण को, तो पैकेजिंग पे ध्यान दिया जाता है। तो इस तरीके से अवरोध पैदा कर दिया जाता है। जिन गुड्स की पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी, पर्यावरण के लिए हानिकारक होगी, तो उन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट नहीं किया जा पाएगा किसी नेशन में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कंस्यूलर फॉर्मेलिटीज़। देखिए कुछ नेशंस क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया को इंपोर्ट करना है, तो इंडिया की गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि अगर आपको यूएसए से इंपोर्ट करना है तो पहले
यूएसए में जो इंडिया की एम्बेसी यानी दूतावास, वहाँ का जो दूतावास है ना, वहाँ से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, फिर पता नहीं कब वो परमिशन देगी, कब इंपोर्ट स्टार्ट होगा, तो इतने में बहुत लेट हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने इंपोर्ट को रोक देते हैं या फिर कम आयात करते हैं, इस चक्कर में कि पहले बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा करना पड़ेगा। पहले दूतावास में जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आयात या इंपोर्ट कर पाएंगे। तो बड़ी प्रोसेस बन जाती है और उससे नॉन टैरिफ बाधा उत्पन्न हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। कोई देश है और वहाँ के लोग, वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है सामान को किसी दूसरे देश से। तो जो इंपोर्ट करने वाला देश है ना, उसकी गवर्नमेंट बोलेगी कि आपके पास अगर आपको इंपोर्ट करना है तो जिस देश के साथ आप ये लेन देन कर रहे हो वहाँ की करेंसी आपके पास क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ये लेन देन, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि माल को ख़रीदने के लिए आपके पास वहाँ वाली करेंसी जो है, जैसे यूएसए से अगर हम कर रहे हैं तो डॉलर उतनी अमाउंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, आपको इंपोर्ट की परमिशन देंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से नॉन टैरिफ यानी गैर शुल्क अवरोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पता नहीं ना, जो इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके पास रिज़र्व में डॉलर करेंसी है या नहीं है, और हो सकता है जितनी अमाउंट उतनी चाहिए हो उतनी ही है या नहीं है, उतनी वो जमा करा पाएंगे या नहीं। तो इससे डिले हो जाता है इंपोर्ट करने में या फिर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स। कुछ अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मतलब जो प्रोडक्ट आपके यहाँ देश में आ रहा है वो स्वास्थ्य के रूप से भी हानिकारक नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप बाहर से कोई भी जैसे मंगवा सकते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि तंबाकू या फिर अल्कोहल मंगवाएं बाहर से जो देश के लोगों के लिए हानिकारक हो, ठीक है। और साथ ही साथ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, और इसके अलावा एनवायरनमेंट रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं, तो वो सब भी आपके अदर जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनमें आते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक टर्म है आपकी एम्बार्गो और एक टर्म है आपकी ब्लॉकेड। पहले जानते हैं कि व्हाट इज एम्बार्गो, ठीक है। एम्बार्गो क्या है? एम्बार्गो क्या किया जाता है, राष्ट्रीय हित के लिए लगाया जाता है एज अ नॉन टैरिफ बैरियर। वो किस तरीके से, इसमें क्या होता है कि कई बार देश की रक्षा के लिए यानी देश की डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि इंपोर्ट पे बैन कर दिया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स को या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिसाइड करके, किसी एक नेशन को डिसाइड करके उसमें क्या कर दिया जाता है, इंपोर्ट पे बैन लगा दिया जाता है कि आपको आयात करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये किस लिए किया जाता है, ताकि देश की सुरक्षा को, मतलब देश की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, राष्ट्र के हित के लिए ऐसा कदम उठाया जाता है, आपका एम्बार्गो लगा दिया जाता है, यानी इंपोर्ट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है। और एक टर्म है आपकी क्या, ब्लॉकेड। इसमें क्या होता है, कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है युद्ध के दौरान, ड्यू टू वॉर कंप्लीट, युद्ध जब हो जाता है उसके बाद जो नेशंस की जो सिचुएशन है वो इस तरीके की होती नहीं है कि वो इंपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतनी मंदी आ जाती है कि वो दूसरे देशों से तो कहाँ से इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया जाता है, आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो एक तो होता है आपके राष्ट्रीय हित के लिए जो प्रतिबंध लगाया जाता है आयात पर, इंपोर्ट पर, वो तो होता है आपका एम्बार्गो।
और एक होता है ब्लॉकेड, यानी जब युद्ध की स्थिति होती है उस टाइम पे जो आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है उसे हम बोलेंगे क्या, ब्लॉकेड। ध्यान रखिएगा इन दोनों टर्म्स में से क्वेश्चन PYQs में पहले भी आए हुए हैं, तो हो सकता है आगे भी इन दोनों में से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऐसी टर्म को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है डियर पीपल्स, आगे चर्चा करते हैं। एक टर्म और निकल कर आती है आपकी जो टैरिफ और जो नॉन टैरिफ बैरियर है उनसे, वो क्या है आपका, टैरिफिकेशन। टैरिफिकेशन, व्हाट इज टैरिफिकेशन, लेट्स डिस्कस। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, इन पे आयात पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लग जाते हैं। जितना इफ़ेक्ट आपका टैरिफ जो बैरियर्स हैं यानी जो शुल्क जो अवरोध है उनसे नहीं लगता, उससे ज़्यादा आपका जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, आयात पे। तो ये क्या होता है, कभी कभी देश के लिए थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन भी पैदा हो जाती है, क्योंकि आजकल सारी कंट्रीज़ ये जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हों, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करें, इकोनॉमिकली ट्रांजैक्शन करें, राइट। तो इसके रिगार्डिंग क्या किया जाता है ना, जो आपके जो नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं ना, यानी जो गैर शुल्क अवरोध हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको जो आपके शुल्क अवरोध हैं, जो टैरिफ बैरियर्स हैं, उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? देखिए अभी आपने दो टाइप के बैरियर पढ़ लिए हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, और इससे हमें ये अच्छे से समझ भी आया है कि टैरिफ बैरियर डेंजरस होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक डेंजरस होते हैं आपके नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब उनके थ्रू तो पूरा प्रतिबंध लग जाता है आयातों के ऊपर, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके जो नॉन टैरिफ बैरियर हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है टैरिफ बैरियर में, ठीक है स्टूडेंट्स, टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर जो टैरिफ बैरियर लगते हैं ना, नॉन टैरिफ से जो टैरिफ में आते हैं, उनको भी धीरे धीरे टाइम के साथ रिड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि देश चाहता है इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना इसके कारण। तो इस टर्म को ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज टैरिफिकेशन पढ़ लिया हमने, नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना इज टैरिफिकेशन, और फिर जो टैरिफ में आ जाते हैं उनको भी धीरे धीरे टाइम के साथ रिड्यूस कर देना कहलाता है आपका टैरिफिकेशन। यहाँ पे भी मैंने यही मेंशन किया है, टैरिफिकेशन इज एन एफर्ट, ये एक एफर्ट है टू कन्वर्ट ऑल एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर नॉन टैरिफ बैरियर्स to trade into bound tariffs and to reduce these tariffs over time, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका बाउंड टैरिफ से क्या मतलब है, अ बाउंड टैरिफ इज वन which has a ceiling beyond which it cannot be increased, means to say बाउंड टैरिफ मीन्स कि एक ऐसा टैरिफ जिसकी लिमिट फिक्स है, मतलब कि उसको उतनी लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है, ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितना भी बैरियर लगा सकते हो। बाउंड टैरिफ में फिक्स हो जाता है कि आप इतनी लिमिट तक किसी भी बैरियर को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, एक फिक्स लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। टैरिफिकेशन सभी मौजूदा कृषि गैर टैरिफ बाधाओं को व्यापार के लिए बाध्य टैरिफ में बदलने का एक प्रयास है, यानी नॉन टैरिफ को टैरिफ में बदलने का एक प्रयास है, और समय के साथ जो टैरिफ वाले हैं उनको भी कम करना इसमें इंक्लूडेड है, राइट स्टूडेंट्स। और एक बाउंड टैरिफ वह टैरिफ है, जैसे मैंने अभी समझाया कि एज ए सीलिंग, उसे सील कर दिया जाता है कि इतने परसेंटेज के बाद, इतनी लिमिट के बाद आप उसे आगे और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं उस बैरियर को। तो दिस इज टैरिफिकेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा व्हाट इज टैरिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रेड बैरियर्स, जिसमें हमने पढ़ा
टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। किस किस तरीके से, किन किन तरीकों से हम लगाते हैं टैरिफ बैरियर्स और किन किन तरीकों से नॉन टैरिफ बैरियर्स। इन सभी ट्रेड बैरियर के टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप अच्छे से क्लास लगाइएगा, उसके बाद सारे नोट्स को रीड आउट कीजिएगा, एक बार खुद से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। और एक बात मैं और कहती हूँ कि बैक टू बैक क्लासेस जो हो रही हैं, आप अपनी जो लाइव क्लास हैं उसको अटेंड करने के साथ साथ जो आपकी बैक की क्लास है उनको साथ में रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आप जो टॉपिक है ना उनको आप भूलें ना। क्योंकि वीकेंड पे मैं क्या करूँगी, जितने भी टॉपिक्स हमारे कवर अप हो जाएंगे फ्राइडे तक, सैटरडे को मैं उन सब के MCQs लेके आऊँगी। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं MCQs लेके आऊँ ना, तो वो उनको आपको सॉल्व करने में अच्छे से इजीली आप उनको कर पाओ कि हाँ मैम ने हमें ये टॉपिक करवा दिया है, हमने अच्छे से पढ़ भी लिया है। अब एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं वो भी हम देख के और सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको लगेगा कि जी हाँ हमने हमारी प्रैक्टिस में क्या कर दिया है, पूरा 100% झोंक दिया है खुद को, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने में, पढ़ने में, टॉपिक को अच्छे से समझने में, रिवाइज करने में और आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs यानी प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हुए हैं। जो भी मैं आपके लिए टॉपिक्स लेके आऊँगी वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से क्लासेस लीजिए, रिवाइज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को 100 नहीं 200% बूस्ट कीजिए, बिकॉज वी वॉन्ट JRF, दिस इज अवर ड्रीम, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस अप्रोचेस की और आगे के जो टॉपिक्स रहेंगे उनकी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी आपकी क्वेरी हो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में जुड़िए और अपने आप की मेहनत को बूस्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो आपके साथ वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी अपनी जो क्लासेस हैं वो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए स्टूडेंट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छा कंटेंट, मैं सच बता रही हूँ, कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। क्योंकि जब मैंने खुद ने तैयारी की थी ना, तब भी YouTube पे मुझे पूरा फ्री कंटेंट कहीं भी नहीं मिला था पेपर 2 का। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको ये मौका मिल रहा तो आप अच्छे से इसका लाभ उठाइए और भी लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि क्या हो सके कि हमें भी लगे कि हाँ हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनका आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज ये आप सभी के लिए हैं, ताकि हमारे बहुत सारे जो हैं JRF एस्पिरेंट्स आने वाले जो सेशन है उसमें आ सकें। तो आपको मेहनत करनी है खूब। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, तो आगे फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारी क्लास डेली 3 PM होती है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही साथ जो भी क्लासेस हमारी होती हैं उन सब के PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन और वेबसाइट है वहाँ पे। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारे नोट्स सीक्वेंस वाइज अपने जो डिवाइस है उसमें कलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आसानी से आप उनको रीड आउट करके रिवाइज करते चले जाएं। जो भी क्वेरी हो, ये सब सोशल साइट्स है फिलर फॉर्म की, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक और लिंक्डइन, बाकी सब है। वेबसाइट है www.ugcnet.com। कोई भी क्वेरी, अपडेट, इंफॉर्मेशन हो तो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।